हेलो दोस्तों, ये है 11th ऑफ जुलाई और आज के देख लेते हैं सिनॉप्सिस डिस्कशन में कौन कौन सी न्यूज़ डिस्कस करेंगे हम। पहला है यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ बॉटम ट्रॉलिंग, एक पहला नंबर पार्ट। ठीक है, वाई डिड श्रीलंका रिसेंटली बैन दिस प्रैक्टिस, ओके, दूसरा नंबर पार्ट। हाउ डज दिस बैन अफेक्ट इंडियन फिशरमैन, तीसरा नंबर पार्ट। व्हाट मेजर शुड तमिलनाडु गवर्नमेंट टेक, चौथा नंबर पार्ट। ठीक है, चौथा नंबर पार्ट, और से फॉर एग्जांपल आपको 200 वर्ड में लिखना है। ठीक है, मतलब 50-50 वर्ड, ध्यान दीजिएगा आप। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछा है बॉटम ट्रॉलिंग क्या है। ठीक है, तो ट्रॉलिंग क्योंकि वो उसका डेफिनेशन लिखेगा तो इंट्रोडक्शन लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता ये सब में। मतलब किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ डेफिनेशन लिख दीजिए, दैट विल वर्क एज ए इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, तो बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है पहले देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपने अगर आज का न्यूज़ पढ़ा होगा, आज के पेपर में ये एडिटोरियल एज एडिटोरियल दिया हुआ था। ठीक है, तो बॉटम ट्रॉलिंग होता है, एक फिशरमैन, देखिए ये फिशरमैन जैसे फिश जो पकड़ता है ना, वो बॉटम से, ये सी फ्लोर से जो है, इस फ्लोर को लेकर वो नेट ऐसा होता है ना, नेट या डिवाइस जो भी हो उसके हाथ में, वो ऐसा होता है दैट फ्लोर को रेंगते हुए चला जाता है। ठीक है, अब आप सोचिए, इस फ्लोर को अगर ये घसीटते हुए चला जाएगा तो यहाँ पे अगर पेड़ पौधे भी लगे हुए रहेंगे, वो भी इसके भीतर में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब वहाँ से बायोडाइवर्सिटी गया। ठीक है, अगर सोचिए, ये तो छोटा एक्सटेंड में, ऐसे बहुत सारे मछुआरे जाते होंगे, हर रोज का इन लोगों का काम है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे तो बायोडाइवर्सिटी खपत हो रहा है वहाँ पर, मतलब मरीन बायोडाइवर्सिटी का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक समय ऐसा आ जाएगा जहाँ पर ये सारे पेड़ पौधे, छोटे मोटे जितने सी ग्रासेस होते हैं जिसके ऊपर फिशेज या फिर कोरल्स डिपेंड करते हैं, सब कुछ गायब हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे फिश ही नहीं मिलेगा। मतलब फ्यूचर में हम हमारा एम क्या होना चाहिए, दैट सस्टेनेबल फिशिंग होना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे सस्टेनेबल के नाम पे क्या हो रहा है, ट्रॉल कर ले रहा है। ये इस प्रोसीजर को कहते हैं ट्रॉलिंग। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो वही मैंने लिखा है दैट बॉटम ट्रॉलिंग जो होता है, इसमें फिशिंग नेट को ड्रैग किया जाता है अलोंग द सी फ्लोर, है ना, कैचिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, जो भी आ जाता है वो, कोरल भी आ सकता है, सी ग्रासेस भी आ सकते हैं, मछली तो खैर आते ही है, वो तो बात की बात है, मतलब एवरीथिंग, जिससे क्या मरीन बायोडाइवर्सिटी चला जाता है, हार्मिंग द एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। ठीक है, सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बॉटम ट्रॉलिंग, है ना, पहला पार्ट हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट, वाई डिड श्रीलंका रिसेंटली बैन दिस प्रैक्टिस, श्रीलंका ने इस प्रैक्टिस को बैन क्यों किया है, यह अगर आप आर्टिकल आज का पढ़िएगा ना तभी आपको ध्यान से मिलेगा, और मैं लिंक भी दे दूंगा नीचे में, आर्टिकल पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब क्यों प्रैक्टिस बैन किया, इसका रीज़न भी है। देखिए, श्रीलंका ने इसलिए बैन किया क्योंकि दिस इज अ स्टेप फॉर मेकिंग फिशिंग सस्टेनेबल, मतलब ऐसा श्रीलंकन गवर्नमेंट का बोलना है दैट हमने ऐसा लेजिस्लेशन पास किया इसको, इस बॉटम ट्रॉलिंग को बैन करना, क्योंकि हम चाहते हैं दैट फिशिंग जो हो वो सस्टेनेबल हो, जिससे क्या फ्यूचर में भी उस हमारे एटलीस्ट श्रीलंकन रीजन में फिशेज रहे। ठीक है, इसीलिए हम बैन करना चाह रहे हैं। दूसरा है प्रोमोट डीप सी फिशिंग, मतलब वो लोग चाहते हैं डीप सी फिशिंग प्रमोट हो, ये बॉटम ट्रॉलिंग नहीं हो, क्योंकि बॉटम ट्रॉलिंग नीचे का पूरा बायोडाइवर्सिटी उड़ा ले चला जाता है। ठीक है, बट वहीं पर अगर डीप सी फिशिंग करने जाएगा कोई मछुआरा तो उसको वो बहुत डीप, मतलब बहुत ज़्यादा डीप रहता है। ठीक है, तो उतना नीचे तक उतना बॉटम ट्रॉलिंग नेट्स होते ही नहीं है उतने नीचे तक। ठीक है, मतलब उसमें बॉटम ट्रॉलिंग नहीं होता, बट उसमें भी मछली पकड़ा जाता है, ऐसा बात नहीं था उसमें मछली नहीं पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रोपोनेंट दिया गया है श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा, वो इंडिया के लोग एनालिस्ट स्पेक्यूलेट कर रहे हैं दैट इंडियन फिशरमैन को पनिश करने के लिए। अभी आपको लग रहा होगा यार ये तो उनके टेरिटोरियल वाटर के अंडर आता है, तो हमारा इंडियन फिशरमैन कैसे पनिश होगा। देखिए क्या होता है ना, हमारा ये सोचिए इंडिया है और ये है आपका श्रीलंका, यहाँ पे बहुत नैरो एक पैसेज है। ठीक है, जो कि हमारा मैरीटाइम बाउंड्री को डिवाइड करता है। तो क्या होता है ना, कभी कभी इंडियन फिशरमैन यहाँ पे पार कर जाता है। क्यों, क्योंकि एक तो गरीब होता है फिशरमैन, है ना, ऊपर से उनके पास जीपीएस डिवाइसेस नहीं होता, जीपीएस डिवाइसेस होता है तो काम करना बंद, मतलब वही पार कर जाता है गलती से, जो भी हो, है ना, और ये मानते हैं इंडियन वाले भी मानते हैं, हाँ भाई पार करते हैं। तो ये लोग माने इंडिया से प्रोपोनेंट बोला जा रहा है दैट ये लोग इस कानून को इसलिए लाए जिससे क्या, ये लोग अगर पार कर जाए तो इन लोग को पनिश करना है इसको।
ठीक है। और इसके प्रावधान है 2 साल का आपको सजा है, साथ ही साथ 50,000 रुपये, मतलब 50,000 श्रीलंकन रुपए आपको फाइन देने पड़ेंगे। ठीक है। तो और गरीब कहाँ से देगा भाई, आप खुद ही सोचो ना। तो ये स्पेक्यूलेट किया जा रहा है इंडियन साइड से दैट इंडियन फिशरमैन्स को पनिश करने के लिए। तो ये 3 आप लिख सकते हो दैट श्रीलंका ने क्यों बैन किया। ठीक है। मतलब दूसरा पार्ट भी आपका हो गया, पहला बॉटम ट्रॉलिंग श्रीलंका ने क्यों बैन किया। अब हाउ डज दिस बैन इफेक्ट इंडियन फिशरमैन, ये कैसे अफेक्ट करता है, ये आपको तीसरा में लिखना पड़ेगा। और चौथा में लिखना है व्हाट मेजर इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक, मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट शुड टेक। ठीक है। तो देखिए कैसे इंडियन फिशरमैन को इफेक्ट पहुंचेगा। ठीक है। देखिए क्योंकि टू नैरो है तो मैरीटाइम रीजन बिटवीन टू बाउंड्रीज इज वेरी नैरो। ठीक है। अब नो डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज इन द सी, ये नॉर्मल है, बिल्कुल बाउंड्री में डिमार्केशन नहीं है। तो पुअर फिशरमैन हैविंग नो जीपीएस श्रीलंकन नेवी विल कैच देम। ठीक है। मतलब मैंने जो अभी समझाया वही चीज़ आपको अच्छे से यहीं पर डिस्क्राइब करना है दैट कैसे इंडियन फिशरमैन इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। सब कुछ एपिसोड अच्छे से क्लियर करके लिख देना है, क्योंकि पुअर फिशरमैन होता है उसके पास जीपीएस डिवाइस कहाँ से होगा भाई, इससे वहाँ के जो नेवी है, मैरीटाइम नेवी है श्रीलंका वाली, वो हमारे फिशरमैन को पकड़ लेगी, है ना। अब श्रीलंका ने जो लेजिस्लेशन पास किया इसमें प्रिजन टर्म, साथ ही साथ 50,000 रुपये फाइन इन श्रीलंकन रुपीज़। ठीक है। सो इंडियन फिशरमैन के लिए ये पनिशमेंट देखा जा रहा है। ठीक है। क्योंकि ऐसे इंडियन गवर्नमेंट से इसकी श्रीलंका की इसीलिए नहीं पड़ती है क्योंकि हमारे फिशरमैन इशू चलता रहता है। ठीक है। तो इसीलिए हमारे फिशरमैन को ऐसे इफेक्ट होगा श्रीलंका के इस लेजिस्लेशन से। ठीक है। अब बोला है वे फॉरवर्ड, मतलब मेजर क्या क्या लेना चाहिए तमिलनाडु गवर्नमेंट को। तमिलनाडु गवर्नमेंट को भी आर्टिकल का कहना है दैट जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन पास किया है वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को भी लेजिस्लेशन पास करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सवाल है मरीन बायोडाइवर्सिटी का है। ठीक है। हम इंडिया और श्रीलंका नहीं देख रहे हैं यहाँ पे मरीन बायोडाइवर्सिटी पहले देखा जा रहा है। ठीक है। तो इंडियन साइड भी बैन कर देगी तो यहाँ पर जो हो रहा है, मतलब हमारे बीच में जो पाक बे है वहाँ पर डीप सी ट्रॉलिंग होती है, वहाँ पे होगी ही नहीं डीप सी ट्रॉलिंग। ठीक है। मतलब सॉरी वो फ्लोट ट्रॉलिंग, ठीक है, वो होगी नहीं। ठीक है। तो ये का एक ले सकते हैं आप। दूसरा, आप सब्सिडाइज डीप सी फिशिंग बोट। ठीक है भाई, आप ट्रॉलिंग बंद कर रहे हो तो आप ऐसा तो नहीं है ना, मछुआरे क्या खाएंगे फिर, है ना, उनको कुछ तो देना पड़ेगा। तो उसको डीप सी ट्रॉलिंग एटलीस्ट बोट दे दो जिससे वो डीप सी में जाके फिश पकड़ सके। तो वो, और इसके लिए फंड कहाँ से जुगाड़ करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को देना पड़ेगा। ठीक है। तो यही बोला गया है। साथ ही साथ हमने लिखा है दैट जीपीएस डिवाइसेस देने पड़ेंगे पुअर और स्मॉल फिशरमैन जिसके पास होते नहीं है, क्योंकि वही लोग मेन टारगेट होते हैं। ठीक है। उन लोग को आराम से पकड़ा भी जाता है, तो इन लोग को देना पड़ेगा, मुहैया करवाना पड़ेगा सरकार को। टॉक्स विद जॉइंट वर्किंग ग्रुप। देखिए एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, उसमें वो वर्किंग ग्रुप क्या करता है ना, कुछ भी अगर कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसका रिजोल्यूशन, है ना, कोई भी डिसीजन लेना होता है तो दोनों इंडिया और श्रीलंका वाले दोनों एक साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं। ठीक है। तो उस जॉइंट वर्किंग ग्रुप के साथ श्रीलंकन गवर्नमेंट को मतलब हम उस जॉइंट वर्किंग ग्रुप के थ्रू श्रीलंकन गवर्नमेंट से हमें बात करना चाहिए, जिससे क्या इस लेजिस्लेशन को जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पास किया है इसको थोड़ा पोस्टपोन कर सके। मतलब 1-2 साल पोस्टपोन हो जाएगा तो हम लोग धीरे धीरे अपने फिशरमैन को हम लोग सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर हमने बोला ना, कहाँ गया, डीप सी फिशिंग बोट। ठीक है। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे प्रोवाइड तो करने दो यार, एक बार में सब कुछ तो पैसा नहीं आ जाता ना यार। तो इसीलिए हम लोग को बात करना जारी रखना पड़ेगा ना। फिशरमैन हैरास, मतलब ये तो हो गया पूरा आंसर, यही तक आंसर पूछा था। ठीक है। अभी आप, मैंने एक कंक्लूजन या फिर रखा है दैट क्योंकि हमारे इंडियन फिशरमैन हैरास होंगे थ्रू दिस लेजिस्लेशन, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमारे 2 कंट्रीज के बीच में सिर्फ रिफ्ट जो है वो ऐसे तो है ही फिशरमैन के लिए, और भी बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो ये रिफ्ट जिससे ना बढ़े तो हमें टॉक्स करना ही चाहिए, कैरी आउट करना चाहिए, यही एक वे फॉरवर्ड पॉइंट अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला, 7 नंबर मैंने क्वेश्चन लिया दोस्तों। हाउ कैन इंडिया अचीव द टारगेट ऑफ बिकमिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। देखिए इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन सकती है ना, कैसे बन सकती है। इंडिया के पास जो जहाँ जहाँ कमी है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब होने को, वो सब कमी को पूरा करके ना बनेगी यार, है ना। जहाँ पे कमी है इंडिया को, वो सब कमी को भरपाई अगर कर लिया जाए, है ना, तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेगी। समझ रहे बात को। तो मैंने इंडिया का एक एक एपिसोड, बैक एपिसोड लिख दिया है यहाँ पे पहले,
दैट इंडिया के पास क्या क्या पावर है, जिस पावर को यूज़ करके इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकती है। ठीक है, तो एक इंडिया का जिस्ट लिख दिया दैट इंडिया के पास वास्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ह्यूज लेबर फोर्स है, इनॉर्मस बिजनेस पोटेंशियल है, सचमुच का बिजनेस पोटेंशियल इनॉर्मस है ना, क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए जो चाहिए होता है। ठीक है, उसलिए ना अभी यूरोपियन कंट्रीज़ लोग हमारे हमारे पैसों से अभी इतने अमीर बन गए हैं, हमारे रॉ मटेरियल से इनफैक्ट। तो सब कुछ पोटेंशियल हमारा, साथ ही साथ फेवरेबल जोग्राफिक फैक्टर दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप देख लीजिए कॉटन, अगर आपने जोग्राफी पढ़ा होगा तो कॉटन का खेती किधर होता है, ज़्यादा ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट में। ठीक है, तो ये एक टाइप से फेवरेबल क्लाइमेट ही ना हुआ। वही कॉटन आप उतना अच्छा क्वालिटी कॉटन यूएस में या फिर यूरोप में नहीं उगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट फैक्टर चाहिए। तो हमारे पास ये सारे तो फैक्टर्स है, तो हम क्यों नहीं अभी तक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास कुछ कुछ कमियां हैं, उस कमियों को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल टुगेदर पिचेस स्ट्रांगली टू बिकम फॉर इंडिया टू बिकम ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। सब कुछ पिच कर रहा है ना, सब कुछ एकदम कंडीशन फेवरेबल है। ओनली नीड, क्या हमें जो चाहिए वो है एड्रेस द हिकअप्स और द इम्पेडिमेंट्स, मतलब जो जो हमारे बीच में रुकावट बन रहे हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब होने से, उस रुकावट को पार करना चाहिए। कैसे पार करेंगे? या तो उस रुकावट का रेमेडी एक निकालना पड़ेगा हमको, दैट उस रुकावट को कैसे साइड ट्रैक किया जाए, या तो अगर साइड ट्रैक नहीं, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है ना जो साइड हो उस रुकावट को हटा ही नहीं सकते हैं ना, तो उसके लिए क्या होगा ना, उसके लिए कुछ ऑल्टरनेट वे निकालना पड़ेगा। मतलब ये तीनों चीज़ हम एक्चुअली में एड्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा जो ये चीज़ लिखने का उद्देश्य आप समझ जाओगे मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, ये चीज़ अगर पहले ही लिख दूंगा ना, तो आने वाले जो क्वेश्चन के आंसर्स लिखने वाला हूँ मैं, उसमें मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं दिखा रहा हूँ कैसे। ये मैंने लिख दिया दैट कैसे करके हमको करना चाहिए, है ना, वही चीज़ लिखा है दैट। देखिए एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, एड्रेस हिकअप्स, रेमेडी, ऑल्टरनेट वे, तीन है ना। यही चीज़ मैंने यहाँ पर अच्छे से सजा के लिखा है। ये है हमारे हिकअप्स है। ठीक है, ये हमने रेमेडी सुझाया है ना, और इस रेमेडी को पाने के लिए हमें जो जो चीज़ चाहिए वही, मतलब ऑल्टरनेट वे सुझाया है। समझ रहे बात को? इसलिए मेरा मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आगे वाले सेक्शन में, अगर मैंने पहले वाले सेक्शन में ही वो सब अच्छे से लिख दिया। और ये भी इंप्रेशन पड़ता है ना, अगर टीचर जो चेक कर रहा है वो भी सोचेगा अरे यार सही है, पहले ही मुझे मैंने एक, आप उसको टीचर को एपिसोड दिखा दोगे, वो होता नहीं है एक मूवी का जो ट्रेलर दिखाता है, तो इससे पहले वो ट्रेलर था, है ना, ये मेन एपिसोड है। ठीक है, तो यही है। हम साथ ही साथ मैंने लिखा था मल्टी डायमेंशनल, ये इम्पेडिमेंट्स है वो मल्टी डायमेंशनल है, और मल्टी डायमेंशनल भी ऐसा है दैट इंटरकनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे मैंने पहला फंड डील किया ना, तो फंड के साथ गवर्नमेंट रेगुलेशन इंटरकनेक्टेड है। फंड भी अलग डायमेंशन हुआ, गवर्नमेंट रेगुलेशन वो अलग ही डायमेंशन हुआ। ठीक है, बट दोनों इंटर रिलेटेड है। एक तो गवर्नमेंट रेगुलेशन भी नहीं कर पा रही है, क्यों रेगुलेशन नहीं कर पा रही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। समझ रहे बात को? तो ये भी मैंने अच्छे से ये वर्ड लिख दिया। आप सब कुछ लिख दो, A to Z, कुछ नहीं छोड़ना है भैया। तो देखिए, फंड हमारा इम्पेडिमेंट है, उस इम्पेडिमेंट को कैसे निपटारा पाया जा सके, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे हम लोग। गवर्नमेंट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, पर गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी तो सोशल एक्सपेंडिचर उसको तो घटाना ही पड़ेगा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। ठीक है, पर एक परमिसेबल लिमिट के बाद वो सोशल एक्सपेंडिचर नहीं घटा सकती, क्योंकि हमारा देश गरीब है भाई मेरे। ठीक है, तो क्या, तो अल्टरनेट वे क्या है हमारा? ठीक है, ये रेमेडी था, पर रेमेडी तो देखा हमने फेल कर गया रेमेडी। ठीक है, तो ऑल्टरनेट वे निकालना पड़ेगा, हमें इंटरनेशनल फंडिंग जुगाड़ करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे? नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड से। ठीक है, एक हुआ, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से हम लोग पैसा ले जिससे, उसके बाद एशिया डेवलपमेंट बैंक से। मतलब यही है, आपको लिखना है जस्ट आंसर। ठीक है, मतलब हमने इम्पेडिमेंट देख लिया, है ना, कैसे उसको रेमेडी करे, रेमेडी यहाँ पर फेल हो गया, रेमेडी फेल हो गया तो ऑल्टरनेट वे मैंने देख लिया। फिर और दूसरा इम्पेडिमेंट क्या है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें हब इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि एग्रीकल्चर से हम लोग डायरेक्ट सर्विस में उछल गए हैं। समझ रहे हो? बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। अब चाइना का देख लो, वो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, है ना, और मैन्युफैक्चरिंग से अभी वो उसका सर्विस वाला सेक्टर चल रहा है। हमने सर्विस सेक्टर में चाइना से भी आगे भाग गए हैं, बट एनीवेज चाइना का भी तो चल रहा है ना, वो धीरे धीरे एक्चुअल में जो होना चाहिए वही हो रहा है, पर हमारा वैसा हुआ नहीं। ठीक है, अच्छा, अब उसका रेमेडी क्या है?
एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखिए, सर्विस सेक्टर तो बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा हम लोग बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है सर्विस बढ़ा हुआ तो उसको घटा दे, नहीं, उसको घटाने के लिए नहीं, वो जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दो। बट एग्रीकल्चर बहुत ही घट गया प्रोपोर्शनली, ठीक है। और इसको भी हमको मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कैसे हम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर दोनों को रीइंफोर्स ईच अदर कर दे, ठीक है, मतलब जोड़ दे। जैसे से फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर को एफडीआई उसमें बढ़ा दे। अब एग्रीकल्चर में एफडीआई बनेगा तो बाहर से कंपनी आएगी उसमें, से फॉर एग्जांपल आलू में एफडीआई बढ़ा दे, ठीक है। तो आलू में कंपनी खर्चा करेगी, है ना, और बैकडोर वो अपना चिप्स का कंपनी भी खोल देगी, समझ रहे बात को, मतलब फूड प्रोसेसिंग में भी एफडीआई छोड़ दे, समझ रहे। तो आलू में एक तो एफडीआई आलू में फूड प्रोसेसिंग में सब में छोड़ दिया, तो उन्होंने उसका एक कंपनी ही बन गया। तो वो एक किसान को भी वो पैसा दे रही है रेगुलरली, किसान भी खुश, है ना, हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, हम भी खुश, सब कुछ खुश, वो उन लोग का कंपनी का फायदा भी हो रहा है, कंपनी भी खुश। मतलब ऐसा हमें कुछ करना चाहिए जिससे मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को रीइंफोर्स कर सके, है ना। ये कैसे होगा, जैसे मैंने बोल दिया, फूड प्रोसेसिंग में एफडीआई, है ना, साथ ही साथ लेबर रिफॉर्म हमें लाने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जैसे कभी इसलिए भी एग्रीकल्चर को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं है, लैंड का बहुत इशू होता है, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग मुद्दा है, बट एग्रीकल्चर को भी अगर हम साथ लेके चले ना, तो आपका स्किल जाएगा। दैट हाँ ठीक है, क्वेश्चन तो मैन्युफैक्चरिंग में पूछा है, बट इसने ऐसा नहीं है दैट एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया, है ना, वही इंप्रेशन पड़ेगा। सब समय इंप्रेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है भाई। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशन। हाँ देखिए, गवर्नमेंट रेगुलेशन ये भी एक इम्पेडिमेंट है। इसका रेमेडी क्या हो सकता है, हम इंस्पेक्टर राज को ख़त्म कर दें, ठीक है, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करें, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दें, है ना। ये और लैंड अवेलेबिलिटी जो सरकार के रेगुलेशन के कारण नहीं मिल पाता है, ठीक है, उस लैंड अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाए जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ सके हमारा, ठीक है। तो इसको अगर मतलब इसका और भी रेमेडीज कुछ मैंने सोचा है, जैसे फिजिकल इंटरफेस घटा दे, क्योंकि इंस्पेक्टर राज बहुत बड़ा हुआ है ना। तो अगर फिजिकल इंटरफेस घटा दे तो कोई अगर बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है तो उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल से नहीं बात करना पड़ेगा, उसको कंप्यूटर में ही डायरेक्टली ऑनलाइन कर देगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करता था तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट भी घूस लेता था, ठीक है। अब इंटरनेट से तो घूस नहीं लिया जा सकता है ना यार। तो यही है, फिजिकल इंटरफेस घटा दीजिए, आप रेगुलेशंस घटा दीजिए, जो इतना ज़्यादा टफ रेगुलेशंस रखे हैं, रेगुलेशंस नहीं टफ रेगुलेशन लिखना है आपको, ठीक है, वो घटा दीजिए। और ऐसा कीजिए जिससे कि मिनिमम गवर्नमेंट हो और मैक्सिमम गवर्नेंस, यही लेकिन हमारा गवर्नमेंट का भी रूल है, लेकिन मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। और आप ये भी कीवर्ड अगर यहाँ पर भी दर्शा दीजिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वही है बोल रहा हूँ। रेस्ट और भी कहाँ हिकअप्स है, देखिए, एक तो हमारा रिस्क एवर्स नहीं है, मतलब हमारे जो इंटरप्रेन्योर्स इंडिया में है वो डरते हैं रिस्क लेने से, ठीक है। तो हमारा सरकार को करना चाहिए दैट फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे कि इंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है सब समय ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सब समय पॉसिबल नहीं है, तो और भी क्या पुश करना चाहिए जिससे गवर्नमेंट ये सब पॉसिबल हो जाए। लिबरलाइज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, गवर्नमेंट को बैक करना चाहिए, कैसे मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट को बैक करना चाहिए, कैसे, सब्सिडाइजेशन देके कुछ अच्छा ऐसा ऑफर देना चाहिए जिससे उन लोगों को भी लगे नहीं भाई अब तो सरकार हमारे पीछे है लगा हुआ, है ना, मतलब सरकार है हमारा कोई बचाने के लिए, पहले वाला सरकार नहीं है जो देखता ही नहीं था, है ना। तो ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस लगाना चाहिए ओवरऑल, ठीक है, वो होना चाहिए दोस्तों। अब नेक्स्ट है, आप लिख सकते हैं स्किल्ड वर्कर का, ये भी बहुत बड़ा कमी है इंडिया में, उसीलिए भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं हुआ है। तो इसके लिए वी शुड पुश आवर होम स्किल ओनली, ठीक है, मतलब हम अपने जो लोग है उसी में जैसे अच्छे मतलब हम अपने इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरर्स उन लोग को और भी अच्छा ट्रेनिंग दे और भी अच्छा डिवाइसेस अवेलेबल करवाए, ठीक है, जिससे क्या वो और भी अच्छे बन सके, ठीक है। ये मतलब अपना होम स्किल बढ़ा देंगे, साथ ही साथ ब्रेन ड्रेन को रोकना है, ये भी बहुत मेजर इशू है, लोग यहाँ से पढ़ के भाग जाते हैं अमेरिका पैसा कमाने, ठीक है। सो ये ब्रेन ड्रेन हुआ ना, इसी के कारण हमारा इंडिया में तो ब्रेन जो इंडिया में खर्चा होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के इशू को एड्रेस करना पड़ेगा। कैसे एड्रेस करेंगे, एडुकेशन इंडस्ट्री लिंकेज कर दे के, मतलब जो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज का इंडस्ट्री के साथ लिंकेज कर दो, ठीक है। उसके बाद जैसे पॉलिटेक्निक का है उन लोग का भी इंडस्ट्री के साथ लिंकेज कर दो, तो उन लोग को हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा, साथ ही साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब रिस्पेक्टिवली स्किल ज़्यादा होगा उन लोगों में, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम मद्देनज़र करें तो हमारा इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट है, ये एथिक्स का क्वेश्चन है, मैंने लिया
इसको देख लेते हैं। इन्होंने बोला है डिफाइन इग्नोरेंस, पैशन एंड फियर। ठीक है, 3 चीज आपको डिफाइन करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ आपको एग्जामिन करना है दैट हाउ दिस इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन एक्शन, ये तीनों कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन एक्शन। ठीक है, ये मैं आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताऊंगा कैसे करके सॉल्व करना चाहिए, आप जैसे सॉल्व कर सकते हो करो। ठीक है, बट मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने पहले तीनों का इंट्रोडक्शन मतलब डेफिनेशन लिखा, इग्नोरेंस, पैशन और फियर का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। साथ ही साथ एक रिलेशन दिया हुआ है दैट कैसे ये तीनों आपस में इफेक्ट होते हैं बाय द ह्यूमन एक्शन। ठीक है, क्योंकि यही है ना, ह्यूमन एक्शन के से कैसे ये लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर ह्यूमन एक्शन कैसे इनसे इन्फ्लुएंस होता है, वही चीज़ ओवरऑल पूछा गया। ठीक है, तो देख लेते हैं। इग्नोरेंस है एब्सेंस ऑफ नॉलेज, मतलब जब आप इग्नोर क्या कर रहे हो, मतलब इग्नोर आप कब करते हो बताओ तो, जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होता, यार मुझे अब पता ही नहीं है, तो हम उसको उस चीज़ को कैसे एनालाइज करें, है ना। तो वो हो गया एक टाइप से इग्नोरेंस। ठीक है, इवन इफ यू आर कैपेबल देन, मतलब एब्सेंस ऑफ नॉलेज इवन इफ यू आर कैपेबल, मतलब एब्सेंस, आपका नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे पाओगे। ठीक है, ये है। दूसरा आप लिख सकते हो, मतलब इसका डेफिनेशन दैट मटीरियल ट्रीटमेंट ऑफ एनीथिंग बाय गिविंग इट अ लेस प्रायोरिटी। इग्नोरेंट क्या होता है, से फॉर एग्जांपल आपके पास से कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, आप उसको वह इग्नोर करो, यार उस बात ही नहीं करूंगा, है ना। तो ये हो गया ना, आप उसको लेस प्रायोरिटी दे रहे हो। ठीक है, तो वही मैं बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप लिख सकते हो दैट मेंटली चैलेंज्ड पर्सन कांट बी इग्नोर्ड बिकॉज कांट बी इग्नोरेंट, मतलब वो मेंटली चैलेंज पर्सन इग्नोरेंट हो ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि मैंने अभी जो बताया ना, ये नॉर्मल बंदों का मैंने बताया। ठीक है, तो मेंटली चैलेंज पर्सन तो इग्नोर हो कर ही नहीं सकता, मतलब इग्नोरेंट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि उनके पास कॉग्निटिव स्किल ही नहीं होता, उनके पास याद करने की क्षमता उतनी नहीं होती है। साथ ही साथ आप और भी अलग अलग एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे लोग इग्नोरेंट होते हैं सिर पे हेलमेट लगाने, बाइक चलाने के समय सिर में हेलमेट, जब जानते हुए इग्नोरेंट होते हैं। ठीक है, या तो कोई जानते हुए इग्नोरेंट होता है, या फिर इवन इफ वन इज कैपेबल तब भी इग्नोरेंट होता है, और या तो उसको नॉलेज ही नहीं होता है। ठीक है, अब नॉलेज ही नहीं है, जो कार में बैठे तो सीट बेल्ट बांधना पड़ेगा, हम नॉलेज ही नहीं है, तो वो तो इग्नोरेंट ही ना, एक टाइप से बोलोगे आप। तो यही मैंने बताना चाहता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो एक टाइप हो गया आपका इग्नोरेंस का डेफिनेशन। नेक्स्ट हो गया दोस्तों पैशन। पैशन, ठीक है, पैशन एक इंथुजियाज्म है जो कि हमारा फिजिकल और मेंटल स्टेट को ड्राइव करता है। किस लिए? टू गेट अ पर्टिकुलर गोल और सब्जेक्ट। ठीक है, उस पर्टिकुलर गोल या सब्जेक्ट को अटेन करने के लिए एक इंथुजियाज्म होता है, पैशन, जो कि हमारा हमें आगे बढ़ाता है। ठीक है, मतलब अभी जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये एक पैशन ही ना हुआ दैट हाँ यार मुझे बन रहा है, तो एक इंथुजियाज्म है दैट, क्योंकि लोग बनते हैं यार अच्छे अच्छे, हमें भी देश का सेवा करना है ना। ये तो देश का सेवा इज ए इंथुजियाज्म, जो कि आपको ड्राइव कर रहा है, आगे धकेल रहा है, चलो जाओ तुम बनो, यूपीएससी क्रैक करो। ठीक है, तो यही है। इट मे बी प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, है ना। ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव कैसे? आप सिविल सर्वेंट का तैयारी कर रहे हो, मैंने आपका एग्जांपल ले लिया। ठीक है, रिग्रेसिव कैसे? आप एक गरीब हो, ठीक है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई जॉब नहीं मिल रहा, कहीं पर नहीं मिल रहा है ना, तो आप एक रॉबरी का आपको पता है दैट हम हर रोज हमें डाका डालना है एक घर में। ठीक है, वो भी आपका पैशन हो गया, या फिर चोरी करना है, कुछ भी करना है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप से पैशन हुआ, पर वो रिग्रेसिव होता है। समझ रहे बात को? मैंने पैशन का भी दोनों एंगल आपने दिखा दिया। अब फेयर, फेयर एक नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस है टुवर्ड्स परसीव थ्रेट, मतलब एक आने वाले थ्रेट के समय नेगेटिव ह्यूमन इमोशन है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो अभी यूपीएससी की, ठीक है, आपको डर तो लगता है ना, यार नहीं निकला तो क्या होगा। ठीक है, सो दैट इज अ नेगेटिव ह्यूमन इमोशन, आपका वो नेगेटिव ह्यूमन इमोशन है जो क्या आपको एक थ्रेट का तरह दिखा रहा है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। समझ रहे? विच इज इंटेंजिबली पुल्स अस बैक टू अचीव आवर गोल, मतलब टेंजिबली वो तो कोई पकड़ के, ऐसा तो नहीं है ना फियर हमको पकड़ के खींच रहा है, नहीं, बिना पकड़ के। ठीक है, बिना पकड़ के वो आपको खींच रहा है आप जो गोल जहाँ पर आपको जाना है उस गोल को अचीव करने से। जैसे मैंने दे दिया एग्जांपल, फेलियर ऑफ फ्रॉम एनी एग्जाम, ठीक है, वो लिख चुका। एंड व्हेन द फेयर इज एक्चुअल, मतलब एक तो परसीव्ड थ्रेट हुआ, और जब एक्चुअल थ्रेट हुआ तो भी आपको डर लगता है। ठीक है, फेयर वो कब हो जाता है? जैसे आप पुलिस कस्टडी में हो, है ना, तो आपको यार डर तो लगेगा ना, यार पुलिस का डंडा पड़ेगा, है ना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं मतलब भावुक मत हो जाना। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया इग्नोरेंस क्या होता है,
पैशन क्या होता है और फेयर क्या होता है। अब इसको रिलेट करना है, इसको बोला है ना दैट एग्जामिन हाउ दिस इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्शंस। ठीक है, अब ह्यूमन एक्शन को इन्फ्लुएंस कैसे करता है। अब ह्यूमन एक्शंस इसलिए इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि ह्यूमंस आर मैनिपुलेटिव इन नेचर। हम लोग मैनिपुलेट, किसी के द्वारा मैनिपुलेट हो जाते हैं, उसीलिए ना हम ये तीनों से इन्फ्लुएंस होते हैं, नहीं तो इन्फ्लुएंस कैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो वही मैंने लिखा, पैशन कैसे करता है। वाइल पैशन फॉर सम इन while passion for something energizes our soul positively or negatively to run after our target aim in dedicated and honest manner। ठीक है, मतलब जब पैशन हमारे हमको धकेलता है दैट हम हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली हम उस अपने टारगेट के पीछे भागे। ठीक है, वहीं इग्नोरेंस क्या करता है, यहाँ पे मैं एग्जांपल भी दे दिया, लेकिन ठीक है जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था आपका पैशन का, ये जो क्रैक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर रॉबरी। ठीक है, तो वही आप मतलब जो आप एग्जांपल ले रहे हो ना, वही चीज़ को लेकिन रिलेट करके जब भी आंसर लिखोगे ना, वही चीज़ को रिलेट करके आंसर लिखना। ठीक है, तो ये जब हमें पैशन वैसा करता है, वहीं इग्नोरेंट हमें क्या हेल्प करता है ना, टू साइड ट्रैक द फेयर, है ना। तो ये तीन ही चीज़ का रिलेशन मांगा है, लेकिन पैशन, इग्नोरेंस और फेयर। तो इग्नोरेंस हमको हेल्प करता है जैसे हम फेयर को साइड ट्रैक कर दे, विच कम्स इन बिटवीन द हिंड्रेंस। ठीक है, मतलब ये फेयर को ऐसे आप एक साथ लिख सकते हो, फेयर विच कम्स इन बिटवीन एज द हिंड्रेंस टू स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग द सेम। ठीक है, तो इग्नोरेंस हमें ये हेल्प करता है, फेयर को हटा दो। ठीक है, एंड दस मतलब इसका रिलेशन इस सेंटेंस के साथ है। ठीक है, फियर का रिलेशन इस सेंटेंस के साथ था, एंड दस हेल्प टू कंसंट्रेट ऑन डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट पथ। ठीक है, मतलब इग्नोरेंस हमारे ये फेयर को हटा देता है। आप देखिए, मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, या आपको मैंने खुद का अपना एग्जांपल लिया। ठीक है, आप अगर चाहो तो कोई दूसरा भी एग्जांपल लिख सकते हो, क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म में देखा काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। यू कैन गो थ्रू इट, एक बार ये वाले पेपर, ये वाला मतलब आंसर तो देख लो, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने जस्ट बता दिया मैं कैसे सोच रहा हूँ इस आंसर को लिखते समय। ठीक है, वो लोग कैसे सोच रहे थे वो लोग के ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं एक बात ज़रूर बताऊँगा, जब भी ये 3 क्वेश्चन मेरे मतलब मैं बताने से पहले एक बार आप, लेकिन जब भी मैं बताता हूँ ना, आप खुद से एक बार थोड़ा मोड़ा कुछ लिख दो, की पॉइंट्स ही लिख देना अपने कॉपी में। ठीक है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप मिलाओ दैट हाँ मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप कितने आपको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स ही ऑलमोस्ट बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने से ज़्यादा बढ़िया से आप बना पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज तो यही कंप्लीट करता हूँ, मिलते हैं कल नए लेसन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।